नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। सुबह 7:30 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और सबसे पहले बात कल आए कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों की। तो कल के आंकड़े ने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। कल अब तक के सबसे ज्यादा 2000 लगभग केस आए हैं और इस तरह से कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया है 40,000 के पार, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या हो गई है 12,400 के पार। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवाई है। तो इस तरह कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा राज्य में 478 हो गया है। और अगर जिलेवार आपको बताएं तो देहरादून में सबसे ज्यादा एक बार फिर से मामले सामने आए, 668 नए मरीज। हरिद्वार में 289, नैनीताल में 231, उधम सिंह नगर में 397। तो 2000 के पार एक दिन कोरोना का आंकड़ा पहुंच गया और अब इसके साथ ही चिंता बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ ये महामारी है जिससे हर कोई परेशान है, लेकिन इस महामारी के बीच भी जो निजी लैब है देखे जरा कितनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। देहरादून में कोरोना टेस्ट के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। दरअसल शिकायत लगातार मिल रही थी, तो शनिवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की मीटिंग में यह मुद्दा उठा। मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून में लोगों की शिकायत है कि जो निजी लैब है वो उनकी कोरोना की रिपोर्ट को पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जब वही लोग सरकारी लैब में टेस्ट करा रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि यह भी शिकायत है कि देहरादून की प्राइवेट लैब में 50% रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, यानी कि टेस्ट के नाम पर बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है। तो फिलहाल इस पर चिंता जताई गई है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव आने के बाद निजी अस्पतालों में भी एडमिट हो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या कोई एक बड़ा यहां पर कॉकस बन चुका है जो फर्जी रिपोर्ट के जरिए इस महामारी के काल में भी पैसा कमाने की जुगत में है। और बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 4 की नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये एडवाइजरी 21 सितंबर से लागू होगी और इस आदेश में देर रात इसके जारी किए गए। तो अब जो बॉर्डर पर जो इलाके हैं वहां कोविड के टेस्ट से लगभग छूट मिल गई है। पहले कहा गया कि जो भी उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है वहां बिना टेस्ट के किसी को राज्य में नहीं घुसने दिया जाएगा। 96 घंटे की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट से भी एंट्री मिलेगी और 7 दिन से अगर कम समय के लिए कोई उत्तराखंड में आ रहा है तो उसको क्वारंटीन रहने से भी छूट मिल जाएगी। वहीं दूसरे राज्य से 5 दिन से अधिक प्रवास पर 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तो एक तरह से छूट ही दी गई है इसमें, जबकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो राज्य में अब आगे से लॉकडाउन भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और ज्यादा केस आने पर ही कंटेनमेंट जोन, कंटेनमेंट एरिया बनाए जाएंगे। तो फिलहाल जो ये खबर थी कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है, फिलहाल वो नहीं लगने वाला है। और अब बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की। तो देहरादून के मैक्स अस्पताल उनको हल्द्वानी से ले जाया गया था, लेकिन वहां रूम खाली नहीं था, जिसके बाद उनके सरकारी आवास में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो शनिवार को एयर एम्बुलेंस से हल्द्वानी से देहरादून को लाया गया था, लेकिन निजी कमरा नहीं मिला, जिसके बाद इंदिरा हृदयेश को उनके सरकारी घर में शिफ्ट किया गया है। तो इसलिए अब हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम नहीं है। इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश से न्यूज़ 18 ने बातचीत की है। तो फोन पर उन्होंने बताया कि फिलहाल अपने घर में ही वो लौट आए हैं। वहीं न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को नेता प्रतिपक्ष की स्वास्थ्य की पूरी चिंता है और खुद इंदिरा हृदयेश ने उन्हें व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया है। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुनील, जरा बताइए पहले नेता प्रतिपक्ष की सेहत का क्या हाल है? देखिए प्रीति, कल उनको हल्द्वानी से यहाँ पर रेफ़र किया गया था मैक्स हॉस्पिटल में, लेकिन मैक्स हॉस्पिटल में इंदिरा हृदयेश चाहती थी कि उनको एक प्राइवेट रूम अवेलेबल हो, लेकिन उनको वहाँ पर रूम उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके चलते फिर उनको देर रात सिनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मैक्स हॉस्पिटल ने अपनी सफाई दी है कि वो प्राइवेट रूम चाहती थी, लेकिन वहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं है, खासकर कोविड के पेशेंटों के लिए। और चूँकि इंदिरा हृदयेश की उम्र भी करीब 80 के पार जा चुकी है, तो उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत थी। ये इंदिरा हृदयेश की डिमांड थी कि उनको प्राइवेट रूम उपलब्ध कराया जाए, लेकिन मैक्स हॉस्पिटल में उनको उपलब्ध नहीं हो पाया। अब वो सिनर्जी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो अपडेट आया है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है, वो अब फिलहाल स्वस्थ हैं। बिल्कुल। और सुनील, कल तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए कोरोना के आंकड़ों की बात करें, लेकिन अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस है उसमें और ज्यादा छूट नजर आती है।
बिल्कुल प्रीति, कल पहली बार पिछले 6 महीनों में सबसे अधिक 2078 मामले सामने आए। 40,000 के पार कुल कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच गया है और 12,000 से अधिक के केस राज्य में एक्टिव अभी मौजूद हैं। तो इसने प्रशासन की चिंता बढ़ाई है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो बॉर्डर पर अभी तक एक बड़ी दिक्कत आ रही थी कि जो सरकार ने बॉर्डर पर अनिवार्य कर दिया था कि वहाँ पर RT-PCR टेस्ट लोगों के होंगे, लेकिन ये व्यवस्था प्रैक्टिकली सक्सेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसको देखते हुए एक नई संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है ताकि जो कंफ्यूजन पैदा हुए हैं अभी तक के आदेशों पर, जो समय समय पर आदेश जारी किए गए, उसे कंफ्यूजन की स्थिति बन रही थी। तो अब ये तय किया गया है कि 7 दिन से यदि कम के लिए कोई टूरिस्ट उत्तराखंड आता है तो उसको वहाँ पर कोविड की भी इतनी अनिवार्यता नहीं रखी गई है। यदि उसका टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, उसको फीवर पाया जाता है, तो उसके बाद ही उसका कोविड टेस्ट होगा। उसको राज्य में क्वारंटीन भी नहीं रहना होगा। लेकिन यदि राज्य से बाहर कोई व्यक्ति जाता है और 5 दिन से अधिक के प्रवास पर हो रहता है तो उसको वापसी में कोविड टेस्ट कराना होगा बॉर्डर पे। इसके साथ साथ ही ये तमाम जो रूल्स हैं, ये नई संशोधित गाइडलाइन है, ये जो देर रात जारी की गई और 21 सितंबर से इसका अनुपालन शुरू कर दिया जाएगा राज्य में। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, आपका इन अहम खबरों पर जानकारी देने के लिए। तो इंदिरा हृदय के बारे में हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनको किसी और अस्पताल में फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया और हालत फिलहाल ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो लगातार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। नेता विपक्ष इंदिरा हृदय हैं, कांग्रेस के विधायक हरीश धामी हैं, इससे पहले बीजेपी के विधायक और मंत्री भी पॉजिटिव आ चुके हैं और कोरोना के इन्हीं बढ़ते मामलों ने विधानसभा सत्र से पहले चिंता और बढ़ा दी है। खासतौर पर 23 सितंबर से, क्योंकि एक दिन का सत्र है, तो अब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सदन में सुरक्षा का, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और फिलहाल सेंट्रल एसी भी बंद रहेगा, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। लेकिन अगर सेंट्रल एसी बंद रहेगा तो फिर दूसरी क्या व्यवस्था होंगी? इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ेंगे और हर एक विधायक के आगे प्रोटेक्शन शील्ड लगाई जा रही है। तो शनिवार को खुद स्पीकर पहुंचे थे और जायजा लिया कि तैयारियां क्या कुछ की जा रही है। उधर गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास कैंपस में परीक्षा देने हॉस्टल पहुंची कोरोना की छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद छात्र संघ के पदाधिकारी ने खूब हंगामा किया। छात्रा जम्मू की रहने वाली है और उसके पॉजिटिव पाए जाने के बाद हॉस्टल के अन्य छात्राओं का भी टेस्ट कराया गया है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की बड़ी लापरवाही है जो यहाँ बाकी छात्रों पर भी भारी पड़ सकती है। बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलिए, और अब बात करेंगे मुद्दों की, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं तो मुद्दे भी उठने लगे हैं और पलायन, रोजगार हमेशा से राज्य का बड़ा मुद्दा रहा है और 22 से पहले बीजेपी और कांग्रेस भी रोजगार और बेरोजगारी पर एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो क्या उत्तराखंड में 2022 का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर होगा? शुक्रवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा कि अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है और हजारों रोजगार और स्वरोजगार के मौके सरकार खोल रही है। आंकड़ों की बात करें तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2014 से 2017 के बीच 8 एग्जाम करवाए और 801 पद भरे गए, जबकि 2017-2020 के बीच 59 एग्जाम हुए और 6000 पद भरे गए। वहीं 7200 पदों पर जल्द भर्ती होगी। अब हरीश रावत को ये आंकड़े समझ नहीं आ रहे हैं। उनके मुताबिक 2022 में सबसे बड़े मुद्दों में बेरोजगारी मुद्दा रहेगा और सत्ता में आए तो 3 साल में 49,000 रजिस्टर्ड बेरोजगारों को नौकरी देंगे। हम इस सरकार की विफलता पर और जो है जिस तरीके से जन विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं उन पर चुनाव में जाएंगे। उनमें से सबसे बड़ा प्रश्न बेरोजगारी का भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे, प्रांत के स्तर पर भी बेरोजगारी एक बिंदु है। नौजवानों से इस वादे के साथ जाएंगे कि हमको 3 साल का वक्त दो, हम सब नौजवानों के लिए जो पंजीकृत हैं उनको नौकरियां देंगे। सरकार के आंकड़ों पर हरीश रावत ने सवाल उठाए तो बीजेपी सरकार और संगठन की तरफ से भी डबल अटैक हुआ। मदन कौशिक ने कहा है कि 7 लाख से ज्यादा रोजगार के आंकड़े सरकार विधानसभा में रख चुकी है। वहीं बंशीधर भगत ने कांग्रेस सरकार के रोजगार के आंकड़े मांग लिए हैं। बोलने का कुछ नहीं, वो हमसे रोजगार की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ 10 साल उन्होंने काम किया है, 10 साल प्रदेश में सरकार चलाई है, उन्होंने कितनों को रोजगार दिया, आंकड़ा बताएं तो सही। मुद्दा युवाओं के भविष्य और नौकरी का है। यही वजह है कि बीजेपी नौकरी के आंकड़ों के साथ तो कांग्रेस बेरोजगारी की बात के साथ 2022 चुनाव में जाना चाहती है। पर बात किसकी सही है, ये फैसला जनता को करना है।
दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर हाल ही में डाट पुल बनाया गया अपनी क्वालिटी को लेकर, गुणवत्ता को लेकर एक गंभीर सवालों के घेरे में है। पुल को बने अभी बामुश्किल महीना भर भी नहीं हुआ है, लेकिन बुनियाद में डाले गए पिलर टूटकर बिखरने लगे हैं। तस्वीरों देखिए जरा। और हैरानी की बात यह है कि जो कंपनी पुल बना रही है उसने चालाकी के साथ इन टूटे हुए पिलर्स को ढक दिया है। लेकिन अब जब लोगों को पता चला है तो खासा गुस्सा है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक बहुत बड़े हादसे की तैयारी है। तो पुल का निरीक्षण करने के लिए भी स्थानीय विधायक यहां पर पहुंचे और विधायक ने भी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो उसकी जो आपने देख लिया वो पूरी तरह से नीचे से ढह रहा है। इसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता बहुत गलत है और इसमें कहीं न कहीं प्रशासन और शासन की मिली भगत की वजह से यह निर्माण कार्य बहुत गलत हो रहा है। इसके जो बुनियाद है उसमें कटाव हो गया है और गधेरे ने काफ़ी हद तक बुनियाद को क्षति पहुंचाई है और उसके बाहर से जिस तरह से उसको छुपाने का प्रयास किया गया है पुलिस पक्षों से, उससे भी लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो कमी है इसमें। रुड़की के खंजरपुर गांव में रास्ते के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामला शांत कराया है। हालांकि इतनी भीषण मारपीट के बाद अभी किसी की शिकायत कोतवाली थाने तक नहीं पहुंची है और सीओ रुड़की का कहना है कि फिलहाल दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर समझौता करा लिया गया है। कोतवाली रुड़की में यहाँ जगदीश प्रधान जो रहे हैं पूर्व में, उनके परिवार में आपस में गेट लगाने को लेकर कल झगड़ा हो गया था, जिसमें उनके दोनों पक्षों के बीच में हाथापाई हुई थी। दोनों पक्षों को थाने बुला लिया गया था। थाने में बैठ के दोनों पक्षों द्वारा आपस में बैठ के ही फैसला कर लिया गया है। उसमें किसी और कार्रवाई मुकदमेबाजी की करने में आवश्यकता नहीं है। स्वागत है ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं हमारी खास मुहिम की। तो आज का दिन रविवार का दिन है और हल्द्वानी की बात करते हैं और यहाँ की कूड़े की समस्या की बात करते हैं। तो राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में कूड़ा बहुत बड़ी समस्या है। कूड़ा निस्तारण की यहाँ कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, जिससे दिन ब दिन समस्या और बड़ी होते जा रही। कूड़े के ढेर के साथ साथ ट्रंचिंग ग्राउंड में इस कूड़े के ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है और कूड़े का पहाड़ हर रोज बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में नैनीताल, भवाली, काला ढूंगी का कूड़ा पहुंचता है और अभी कूड़ा शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। हल्द्वानी जो शहर है इसको कुमाऊं का एक मुख्य बाजार कह लीजिए, कुमाऊं का द्वार कह लीजिए और एक तरह से यहीं बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन ऐसे शहर में कूड़े की समस्या का अब तक समाधान नहीं मिल पाया और 20 साल का वक्त लगभग हो गया है। तो हल्द्वानी कैसी जगह बन चुकी है जहां ना सिर्फ हल्द्वानी का कूड़ा आ रहा है बल्कि आसपास के जो छोटे कस्बे हैं, चाहे भवाली की बात करें, भीमताल की बात करें, उसके अगल बगल के इलाकों की बात करें, वो कूड़ा भी यहाँ पहुंच रहा है। कूड़ा पहुंच तो रहा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, जिसके चलते कूड़ा नगर निगम के सामने पहाड़ जैसी चुनौती बनकर खड़ा है। गाड़ियों के जरिए हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में रोजाना 180 टन से ज्यादा कूड़ा पहुंच रहा है। ट्रंचिंग ग्राउंड में पहुंच रहा ये कूड़ा शहर में रहने वाले लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि नगर निगम के पास इसकी ट्रीटमेंट का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा इस खूबसूरत शहर के पास ही कूड़े का पहाड़ बनने लगा है। हर दिन बड़ा होता कूड़े का ये पहाड़ आमने सामने मौजूद सुंदर पहाड़ों को चुनौती दे रहा है। स्थानीय लोग इसके ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो नियमों के खिलाफ खुद ही कूड़े का निस्तारण करने को मजबूर हैं। यहाँ नगर निगम जो है कूड़े की एकदम फेल हो चुका है कूड़े के मामले में। और कूड़ा जहाँ आप देखेंगे कि गौला पार्क में पूरा जो 4000 हेक्टेयर का पूरा ग्राउंड है वो पूरी तरीके से भर चुका है। हालांकि अभी ज़्यादा जगहों का कूड़ा वहाँ अभी नहीं आ रहा है, तो फिर भी जो है 4000 हेक्टेयर का पूरी वहाँ पर ग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है। कर्मचारी कोई सफाई करे तो रोडों में ठीक है, हम तो कूड़ा खुद अभी भी जलाते हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कि मत जलाओ कहते हैं, इसको जुर्माना है इस पर, लेकिन हम उसको जलाते हैं अभी भी। कहाँ ले जाएं उसको, कभी आती है कभी नहीं आती हो। दरअसल हल्द्वानी के S5 हेक्टेयर में बने ट्रंचिंग ग्राउंड में हल्द्वानी के साथ ही नैनीताल, कालाडूंगी, भवाली का कूड़ा पहुंचता है। सबसे ज्यादा नगर निगम होने के चलते ट्रंचिंग ग्राउंड में पहुंच चुके कूड़े के निस्तारण की जिम्मेदारी हल्द्वानी नगर निगम की है। लेकिन साल 2016 में ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए जगह मिलने के बाद भी हल्द्वानी नगर निगम की स्थायी नहीं कर पाया कि कूड़े का आखिर क्या किया जाए।
हालांकि अब मेयर कह रहे हैं कि जल्द ही किसी एक प्रोजेक्ट को फाइनल कर लिया जाएगा ताकि समस्या का समाधान हो सके। मेन जो अभी हम लोग निर्णय में नहीं आ पाए हैं कि हम इसको कंपोस्ट प्लांट बनाएं या इसको बायोमेथेनेशन का प्लांट बनाएं या फिर हम ब्लैक होल एक नया कॉन्सेप्ट आया उसमें जाएं, तो उस पर कवायद चल रही है और लगभग माह भर के अंदर इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। मेयर के दावे के मुताबिक अगर कूड़े के निस्तारण पर फैसला समय से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ये समस्या और बड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं जो कूड़ा नगर निगम या नगर निकायों को नहीं देते। ऐसे में अगर सभी घरों से नगर निगम को पूरा मिलना शुरू हो गया तो ट्रंचिंग ग्राउंड भरते हुए दिन नहीं लगेंगे। ऐसे में नगर निकायों के सामने कूड़े का ढेर बड़ी समस्या बन सकता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो अगले साल हरिद्वार में कुंभ होना है और कुंभ न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान होता है बल्कि किसी भी सरकार के लिए अपनी इमेज को, अपनी छवि को बनाने का या फिर बिगाड़ने का एक मौका भी होता है। ऐसे में 21 के महाकुंभ में सरकार सुरक्षित कुंभ का संदेश देना चाहती है, क्योंकि कोरोना के हालात है और इन सब के बीच में कुंभ का आयोजन बहुत मुश्किल है। 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ किसी भी सरकार के लिए खास मौका होता है। यही वजह है कि कोरोना के हालात के बीच त्रिवेंद्र सरकार हरिद्वार से सुरक्षित कुंभ का संदेश देना चाहती है। कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित हो, इस पर विचार चल रहा है। वहीं पास सिस्टम लागू करने की बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, पहली भीड़ को कंट्रोल करना और दूसरी भव्य और दिव्य कुंभ का संदेश दुनिया में पहुंचाना। इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। हम एक सुरक्षित कुंभ, ये हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत रहेगा, सेफ कुंभ। इसके लिए सारे अखाड़ों के साथ हम लोग बैठने वाले हैं और कुंभ भी हो, अच्छा हो, सेफ हो और कोरोना का संक्रमण काल भी चलते हुए होगा। मंत्री मदन कौशिक की माने तो आने वाली मीटिंग में जिस प्लान पर बात होगी वो कुछ इस तरह से है। रोजाना 35 लाख लोग कुंभ स्नान करेंगे। स्नान के लिए 107 घाट की व्यवस्था होगी। 3 अलग अलग शिफ्ट में स्नान की व्यवस्था होगी। सुबह 4 घंटे, दोपहर 4 घंटे और शाम 2 घंटे। घाट से लेकर टेंट तक सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लागू होगा। कुंभ 2021 में 6 प्रमुख और 4 शाही स्नान होने हैं और कुंभ 14 जनवरी से शुरू होकर 27 अप्रैल को संपन्न होगा। एक दिन में हम 35 लाख लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से स्नान करा सकते हैं। हरिद्वार में 107 के लगभग घाट हैं। घाट का हमने क्षेत्रफल लिया, सोशल डिस्टेंसिंग हेल्थ डिपार्टमेंट भारत सरकार के लिए, और उस सारे में हमने आंकड़े निकाले। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आम दिनों में ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। हालांकि कोरोना के चलते इसमें कमी आई है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती भीड़ को कंट्रोल करके देश दुनिया में सुरक्षित भव्य और दिव्य कुंभ का संदेश देने की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।